नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन सिंघल है और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूं। दोस्तों, लास्ट के कुछ वीडियोस में हमने इस सीरीज को स्टार्ट किया जिसका नाम है रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। और दोस्तों, लास्ट के वीडियो में हमने सीखा जो एक ट्रेडिशनल वे है रियल एस्टेट को ओन करने का, विच इज फिजिकल रियल एस्टेट, और हमने उसको एक साइड बाय साइड देखा मॉडर्न वे ऑफ ओनिंग रियल एस्टेट, विच इज रीट्स इन योर डीमैट अकाउंट। तो दोस्तों, हम कैसे अपने रियल एस्टेट को एक्सपोजर ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, इसके दो तरीके हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे what is the structure of a REIT and how a REIT works। दोस्तों, ये सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो REIT का स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है और वो मनी जो उसमें फ्लो करता है वो कैसे फ्लो करता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और हम इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं अपनी स्क्रीन पर आ गया हूँ और इस टॉपिक को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, हाउ अ रीट वर्क्स। सो हाउ अ रीट वर्क्स एंड अ स्ट्रक्चर एंड फ्लो ऑफ मनी। सो रीट का एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जानेंगे हम, जहां पे स्पॉन्सर, मैनेजर, जो ट्रस्टी होता है, और स्पेशल पर्पस व्हीकल जिसको हम बोलते हैं एसपीवीज। दोस्तों, हमें ओवरवेल्म नहीं होना, ये स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है बिफोर गेटिंग इनटू दिस प्रोडक्ट। एंड कैसे स्ट्रक्चर बनता है, कौन कौन पार्टीज इन्वॉल्व होती है और क्या क्या इसमें मनी कैसे फ्लो करता है, वो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एन इंडियन रीट इज स्ट्रक्चर्ड एज अ बिजनेस ट्रस्ट, नॉट अ कंपनी। जो रीट है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ट्रस्ट जो ये वर्ड है ट्रस्ट, यूजुअली अगर हम कोई कंपनी देखें तो कंपनी के नाम पे होता है प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड। तो इस तरह से ये कंपनी नहीं है, ये एक ट्रस्ट है, और ट्रस्ट में भी ये बिजनेस ट्रस्ट है। द की पार्टीज इन्वॉल्व आर एक्सप्लेन्ड बिलो, ईच विद अ डिफाइंड रोल अंडर सेबी रेगुलेशन। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको स्ट्रक्चर समझाता हूं। सबसे पहले एक स्पॉन्सर होता है। स्पॉन्सर सेटअप्स द रीट एंड अपॉइंट्स अ मैनेजर एंड अ ट्रस्टी। स्पॉन्सर भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ स्पॉन्सर भी हो सकता है, जहां पे एक से ज्यादा स्पॉन्सर हो सकते हैं। तो यूजुअली स्पॉन्सर एक अपॉइंट करता है मैनेजर को और एक ट्रस्टी को, और स्पॉन्सर जब अपना हिस्सा लोगों को या पोर्टफोलियो को जब वो लिक्विडेट करता है और जब वो एक अपना आईपीओ लाता है, तो जो खरीदने वाले होते हैं स्पॉन्सर का स्टेक, उनको हम बोलते हैं यूनिट होल्डर्स। तो अगर इसको हमें याद करना हो तो स्पॉन्सर इज जस्ट लाइक अ प्रमोटर ऑफ अ लिमिटेड कंपनी। जैसे एक लिमिटेड कंपनी जिसके शेयर्स ट्रेड होते हैं, वहां पे कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं, उसी तरह स्पॉन्सर एक रीट का एक प्रमोटर है। दूसरी तरफ जो यूनिट होल्डर्स हैं, जैसे हमारे लिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, उसी तरह से बिजनेस ट्रस्ट के जो ओनर्स होते हैं वो यूनिट होल्डर्स होते हैं। तो जहां पे शेयर होल्डर्स होते हैं, यहाँ पे यूनिट होल्डर्स होते हैं। तो एक वो बिजनेस ट्रस्ट बनाता है जहां पे अपने सारे फिजिकल रियल एस्टेट को वो ट्रांसफर कर देता है इन दैट बिजनेस ट्रस्ट, और स्पॉन्सर ये यूनिट होल्डर उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस ट्रस्ट में, और वो रिसीव करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एवरी 3 मंथ, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड्स। वहां पे एक मैनेजर होता है जो हमारे डे टू डे ऑपरेशंस को संभालता है, प्रॉपर्टी को मैनेज करना, टेनेंट को मैनेज करना, अगर कोई यूटिलिटीज हैं, अगर फूड एंड बेवरेजेस हैं, सबको मैनेज करना, प्रॉपर्टी का टैक्स मैनेज करना, सब कुछ
इस मैनेजर का ड्यूटी होता है। और उसी तरह एक ट्रस्टी होता है जो कि ओवरसाइट करता है फॉर द यूनिट होल्डर्स। जो ट्रस्टी का काम होता है दोस्तों, वो फॉर द इंटरेस्ट ऑफ यूनिट होल्डर्स होता है। तो जो मैनेजर होता है वो भी सेबी रजिस्टर्ड मैनेजर होता है। जो बिजनेस ट्रस्ट होता है वो भी सेबी रजिस्टर्ड होता है। और जो ट्रस्टी होता है वो भी सेबी रजिस्टर्ड ट्रस्टी होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक रीट जो बिजनेस ट्रस्ट है वो एक होल्डिंग कंपनी की तरह है, और उसमें अलग अलग एक छोटी छोटी सब्सिडरीज होती हैं जो हम बोलते हैं एसपीवीज, स्पेशल पर्पस व्हीकल। उनका काम ये होता है जो अलग अलग फिजिकल रियल एस्टेट्स हैं उनको वो अपने एज अ सब्सिडरी ओन करते हैं। और जो उस सब्सिडरी का मालिकाना हक होता है वो बिजनेस ट्रस्ट का होता है, और बिजनेस ट्रस्ट का मालिकाना हक स्पॉन्सर या स्पॉन्सर्स और यूनिट होल्डर का होता है। तो यहाँ पे हम बिजनेस ट्रस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। बिजनेस ट्रस्ट अलग अलग या तो फुली ओनरशिप या किसी के साथ जॉइंट वेंचर में वो एसपीवीज को ओन करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं कि कोई एक रीट है, उसने अलग अलग सब्सिडरी बना ली जिसको हम बोलेंगे स्पेशल पर्पस व्हीकल 1, स्पेशल पर्पस व्हीकल 2, स्पेशल पर्पस व्हीकल 3, और उसमें वो रेंट जनरेट कर रहे हैं। फिर वो रेंट फ्लो होता है रीट्स को, और रीट का सारा खर्चा काटने के बाद जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, यूटिलिटीज होते हैं, अगर कोई हमने लोन ले रखा है, लोन को सर्विस करने के बाद जो पैसा बच जाता है जिसको हम बोलते हैं एनडीसीएफ, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लोस, उनको मिनिमम 90% स्पॉन्सर एंड यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे सबसे पहले एक स्पॉन्सर होता है, फिर वो स्पॉन्सर जब आईपीओ लाता है तो वो यूनिट होल्डर्स को अपने शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। फिर जो ये स्पॉन्सर एंड यूनिट होल्डर्स होते हैं वो पैसा एक बिजनेस ट्रस्ट में लगाते हैं, और जो उसका डे टू डे ऑपरेशन होता है वो एक सेबी रजिस्टर्ड मैनेजर के थ्रू रन किया जाता है। जो ट्रस्टी होता है दे आर फॉर द ओवरसाइट एंड दे आर फॉर द यूनिट होल्डर्स। और जो बिजनेस ट्रस्ट होता है वो एक होल्डिंग कंपनी की तरह काम करता है जिसमें अलग अलग सब्सिडरीज होती हैं जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। और वो स्पेशल पर्पस व्हीकल अपना अलग अलग रियल एस्टेट को ओन करते हैं। तो जो ये एसपीवी 1 है वो एसपीवी 2 से अलग सब्सिडरी है, और एसपीवी 2 एसपीवी 3 से एक अलग सब्सिडरी है। तो जब ये एक हर महीने या जो एक रेंट कलेक्ट करते हैं वो ट्रस्ट को ऊपर अपस्ट्रीम करते हैं, और जो भी सारे खर्चे हैं मैनेजर के, जो भी लोन ले रखा है, जो भी प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं या सरकार के जो टैक्सेस हैं, वो जब काटने के बाद जो भी हमारे पास कैश या नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो बच जाता है तो दे डिस्ट्रीब्यूट टू द स्पॉन्सर एंड द यूनिट होल्डर्स। तो हम एक की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो सेबी का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, उसके हम कुछ की रूल्स जानते हैं फॉर इंडियन रीट्स। तो सेबी रीट रेगुलेशन 2014 impose strict rules that protect unit holders and ensure the integrity of the instrument. These are the 6 most important rules. वैसे तो ये बहुत ही बड़ा एक फ्रेमवर्क है जिसमें अराउंड 200, 250, 300 पेज का एक ये फ्रेमवर्क है। उसमें से हमने कुछ 6 इंपॉर्टेंट रूल्स निकाले हैं जो एक हर इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से पहले जरूर पता होने चाहिए। तो जैसे हमने पहले ये दूसरे वीडियो में बात किया था, 80%
of the asset should be income generating. Minimum 80% of assets must be completed and earning rent. Only 20% may be under construction or permitted financial assets. जो 20% assets हैं वो या तो एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में या कुछ सेबी रेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। 90% ऑफ कैश डिस्ट्रीब्यूशन, तो मिनिमम 90% ऑफ नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लोज must be distributed to unit holders at least semi-annually as per the SEBI regulation। 6 महीने में SEBI बोलता है, पर हालांकि इंडिया में देखा गया है कि हर 3 महीने में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। द मैक्सिमम लेवरेज दे कैन टेक इज 49%। जो एक रीट है वो 49% से ज्यादा लेवरेज या हम बोले तो डेट या उधार ले सकता नहीं है। 49% एक मैक्सिमम एक कैप है। अ नेट डेट capped at 49% of asset value. Any borrowing beyond 25% of asset value requires unit holder approval। तो दोस्तों इसमें दो चेक बैलेंसेस हैं, जहां पे पहला हमारा जो है 25%, हम जब 25% से ऊपर लोन लेंगे तो हमें यूनिट होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए, और अगर हमने 25% से ले लिया तो 49% से ज्यादा मैं डेट नहीं ले सकता। जो एक बहुत ही अच्छा रेगुलेशन है, जहां पे कि हम जो रीट के बारे में बात कर रहे हैं वो लेवरेज ना हो और ऐसा ना हो कि वो अपने लोन्स को पे ऑफ ना कर पाए, तो इसलिए वो यूनिट होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए बनाया गया है। जो 15% है वो स्पॉन्सर का स्किन इन द गेम है। स्पॉन्सर या ग्रुप ऑफ स्पॉन्सर्स मस्ट होल्ड अ मिनिमम ऑफ 15% ऑफ टोटल रीट्स यूनिट फॉर एटलीस्ट 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ लिस्टिंग। दोस्तों जब इसका लिस्टिंग होता है तो एक स्पॉन्सर को मिनिमम 15% का अपना हिस्सा मेंटेन करके रखना होता है फॉर नेक्स्ट 3 years। तो ये उसका स्पॉन्सर का स्किन इन द गेम बताता है। 3 years का एसेट लॉक इन भी है। एनी एसेट विच इज एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड मस्ट बी हेल्ड फॉर एटलीस्ट 3 years बिफोर दे कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ। ऐसा नहीं है दोस्तों कि कल को हमने कोई एसेट खरीदा और उसको हमने कल ही बेच दिया। मिनिमम 3 years तक हमें उसको होल्ड करके रखना है। उसी तरह से अगर कल को हमने कोई कंस्ट्रक्शन किया तो कंस्ट्रक्शन के बाद भी हमें उसको 3 साल तक होल्ड करके रखना है। तो इट हेल्प्स एंड इट लॉक्स द एसेट्स, जो कि ये एक डिफरेंट है फ्रॉम द रियल एस्टेट कंपनीज, जहां पे उनका मॉडस ऑपरेंडी होता है टू कंस्ट्रक्ट, बिल्ड एंड सेल। दोस्तों यहाँ पे हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क के बारे में बात करनी चाहिए, जहां पे हमें 2 इंडिपेंडेंट वैल्यूअर्स फॉर द एसेट ट्रांजैक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक वैल्यूअर होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी वैल्यूअर, और दूसरा होता है एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। प्राइमरी वैल्यूअर का काम होता है दोस्तों हर 6 महीने में जो हमारे रीट्स के जो एसेट्स हैं उनको फेयरली एस्टिमेट करना और उनका एक नेट एसेट वैल्यू निकालना। बट दोस्तों यहाँ पे कल को अगर हम कोई एसेट्स को खरीद रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें 2 इंडिपेंडेंट वैल्यूअर चाहिए फॉर द एसेट ट्रांजैक्शन। और दोस्तों उसका एवरेज जो निकल के आएगा ऑफ दैट 2 इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, उसके एवरेज से 10% ऊपर 10% नीचे एक डिविएशन बनाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों अगर हमारा इंडिपेंडेंट वैल्यूअर का
जो एवरेज निकल के आया वो 100 रुपए का निकल के आया। तो जब हम खरीद रहे हैं कोई एसेट तो वो 110 रुपए से ज्यादा का हम उसमें परचेज वैल्यू नहीं कर सकते। और उसी तरह दोस्तों जब हम कोई एसेट बेच रहे हैं अपने रीट में से, तो 100 रुपए का जो निकल के आया हम 90 रुपए, मतलब 10% डिविएशन 90 रुपीज से नीचे नहीं बेच सकते। तो इट हेल्प्स अस इन कैपिंग। So acquisitions are capped at 110% of the average of two independent valuation, protecting unit holders from overpriced deals. तो दोस्तों अगर हम अब बात करें हाउ टू बाय एंड सेल यूनिट्स, हाउ यू कैन बाय एंड सेल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जो यूनिट्स हमने बात करे उसको हम कैसे खरीद सकते हैं और कैसे बेच सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। एंड हाउ रेंट बिकम्स डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने बात करा जो हमारा रेंट एसपीवीज कलेक्ट करेंगे, जैसे हमने बात किया SPV1, SPV2, SPV3 फॉर एग्जाम्पल, वो कैसे अपस्ट्रीम होता है और हमें एज अ यूनिट होल्डर वो रिसीव होता है, तो वो भी हम बात करने वाले हैं। So buying and selling ETF units, REITs are listed on exchanges like National Stock Exchange, Bombay Stock Exchange, and through an IPO or through subsequent market trading. तो इनिशियली एक आईपीओ के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उसके थ्रू ये लिस्ट किए जाते हैं और उसके बाद सब्सिक्वेंट मार्केट में ड्यूरिंग मार्केट आवर्स you can buy and sell REIT units. Any eligible investor who is domestic, foreign, retail or institutional can buy REIT units. All you need is a demat account. The process is identical to buying an equity share of a listed company. So आपको अपना एक डीमैट अकाउंट कोई भी ब्रोकरेज हाउस के साथ खुलवाना पड़ेगा और उसका प्रोसेस बहुत ही सिमिलर होता है जैसे हम एक लिस्टेड कंपनी के शेयर्स बाय एंड सेल करते हैं। You can buy or sell as little as a single unit at a time, and there is no minimum lot size restriction. आप एक यूनिट भी खरीद सकते हैं और ऐसा नहीं है कि आपको मिनिमम इतने ही यूनिट खरीदने पड़ेंगे इतने लॉट साइज में, तो यू कैन बाय एज लिटिल एज 1 यूनिट। ऑल्टरनेटिवली दोस्तों आजकल देखा गया है ऑल्टरनेटिवली बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो रीट्स का एक्सपोजर ले रहे हैं। तो अगर आपको अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू नहीं बाय करना तो यू कैन ऑल्सो टेक एक्सपोजर एंड सी कौन कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम्स इन रीट्स को बाय कर रहे हैं। तो ऑल्टरनेटिवली many equity mutual fund schemes now hold REITs in their portfolios. Investor who prefer mutual fund route can gain REIT exposure without needing to manage individual REIT units in a demat account. तो दोस्तों अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं या आपको म्यूचुअल फंड बेटर लगता है कंपेयर टू डीमैट अकाउंट, सो यू कैन ऑल्सो सी कौन कौन से म्यूचुअल फंड हाउस अपनी स्कीम्स के अंदर रीट को ओन कर रहे हैं। नाउ वी लर्न फ्रॉम रेंट टू योर अकाउंट, कैसे हमें रेंट बिकम्स अ डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम जो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लोज हैं उसको सिंपलीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो वो बहुत ही टेक्निकल है और एक सेबी का एक फ्रेमवर्क है कि कैसे एनडीसीएफ को कैलकुलेट किया जाता है, बट दोस्तों हमारा एजेंडा है चीजों को सिंपल रखना और कैसे हम इसके बारे में सीख सकते हैं। सो टेनेंट पेज रेंट, ऑफिस एंड रिटेल टेनेंट पे रेंट टू द एसपीवी। जैसे कि हमने जब एक स्ट्रक्चर के बारे में सीखा तो ऑफिस एंड रिटेल टेनेंट पेज रेंट टू
द एसपीवीज ऑन अ लीज शेड्यूल। उनका कोई एक लीज शेड्यूल होगा, उस हिसाब से वो टेनेंट रेंट पे करता है एसपीवी को। फिर एसपीवी डिडक्ट द एक्सपेंसेस लाइक प्रॉपर्टी टैक्स, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, इंटरेस्ट ऑन डेट एंड इनकम टैक्स आर डिडक्टेड। तो जो भी खर्चे होते हैं वो एसपीवी उसमें से डिडक्ट कर लेता है जो उसको रेंट रिसीव होता है। फिर एनडीसीएफ कैलकुलेट किया जाता है। द रिमेनिंग कैश इज द नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो एंड इट इज कंप्यूटेड एज पर द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क। तो जो 2014 का रेगुलेशन है उसका एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है जिसके अकॉर्डिंगली हम एनडीसीएफ को कैलकुलेट करते हैं। एंड 90% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जो 90% हमारा एनडीसीएफ, जो भी हमारा एनडीसीएफ निकल के आता है वो 90% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। एटलीस्ट 90% ऑफ एनडीसीएफ must be paid to unit holders. Indian REITs typically declare this quarterly। और 3 महीने में देखा गया है कि इंडिया में वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब दोस्तों हम सीखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन अ रीट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, एंड एक जो रेगुलर लिस्टेड कंपनी होते हैं उसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं, तो उसके बारे में हम सीखते हैं। REIT and companies both list on stock exchange, but they are fundamentally different instruments। दोस्तों इसके बारे में सीखना बहुत जरूरी है। जैसे कि REIT और एक लिस्टेड कंपनी दोनों ही एक्सचेंजेस पे ट्रेड होते हैं, बट उनके कुछ फंडामेंटल डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं वो हमें सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पैरामीटर्स, यहाँ पे हम बात करेंगे REIT और यहाँ पे हम बात करेंगे एक रेगुलर लिस्टेड कंपनी। सो लीगल स्ट्रक्चर, REIT इज रजिस्टर्ड एज अ बिजनेस ट्रस्ट। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में सीखा, जो REIT होता है वो एक बिजनेस ट्रस्ट की तरह फॉर्म किया जाता है, और जो एक लिस्टेड कंपनी होती है दे आर इनकॉर्पोरेटेड एज अ लिस्टेड और अ लिमिटेड कंपनी। जो एसेट्स होते हैं REIT के अंदर, दे मस्ट ओन इनकम जनरेटिंग रियल एसेट्स, नो स्पेक्युलेटिव लैंड्स। तो REITs का एक बहुत ही जो उनका मॉडस ऑपरेंडी होता है, जो उनका कोर बिजनेस होता है, वो इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट का होता है, एंड दे आर नॉट इन अ बिजनेस ऑफ स्पेक्युलेटिव लैंड। अगर हम रेगुलर लिस्टेड कंपनी के बारे में बात करें तो नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस एंड टाइप और एसेट्स। दे कैन डू एनी टाइप ऑफ बिजनेस, दे कैन ओन एनी टाइप ऑफ एसेट्स। ऑफ कोर्स जो उनका भी एक कोर बिजनेस होगा उसके अकॉर्डिंगली वो काम करेंगे, बट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि यहाँ पे इनकम जनरेटिंग एसेट्स होने चाहिए, मिनिमम 80% होने चाहिए, ऐसा कोई हमारा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता एक रेगुलर लिस्टेड कंपनी में। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन मैंडेट की बात करें, जिसे हमने सीखा 90% दे हैव टू डिस्ट्रीब्यूट एज एनडीसीएफ। तो जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमारा डिविडेंड है या जो हमारा रेंट है, वो काफी हमें पता होता है एंड इट इज विजिबल एंड प्रिडिक्टेबल इन REITs। वहीं अगर हम बात करें रेगुलर लिस्टेड कंपनी के, डिविडेंड्स आर एट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसके डिस्क्रिशन पे होता है, एंड दे आर नॉट मैंडेटरी। चाहे तो वो कर सकते हैं और चाहे तो वो नहीं कर सकते। इट इज डिफाइंड अंडर देयर डिस्ट्रीब्यूशन, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, जिसको हम बोलते हैं DDP। अगर हम बात करें लेवरेज, कितना वो उधार ले सकते हैं, तो दे कैन टेक अ डेट ऑफ 49% ऑफ देयर एंटरप्राइज वैल्यू। सो यहाँ पे एक हमारा मैक्सिमम
कैप है जहां पे हम 49% से ज्यादा डेट नहीं ले सकते। अगर हम एक रेगुलर लिस्टेड कंपनी के बारे में बात करें तो देर इज नो स्टैट्यूटरी लेवरेज कैप। जनरली उनको ऐसा कोई हमारा कोई फ्रेमवर्क नहीं है कि उससे ज्यादा वो डेट नहीं ले सकते। ऑफ कोर्स वो बैंक एंड जो लिस्टेड कंपनी है वो उनके ऊपर डिफाइन करता है कि वो कितना उनको लोन देना चाहती है, बट रीट में 49% इज द मैक्सिमम। और जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था 25% के ऊपर यूनिट होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर हम रेगुलेटरी बॉडी के बारे में बात करें तो इट कम्स अंडर द सेबी रेगुलेशन ऑफ 2014। एंड अगर हम रेगुलर लिस्टेड कंपनी के बारे में बात करें तो इट कम्स अंडर द कंपनीज एक्ट प्लस सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन। तो ये भी सेबी के अंडर भी आता है और कंपनीज एक्ट के अंडर भी आता है। अगर हम बोरोइंग अप्रूवल के बारे में बात करें तो बोरोइंग above 25% of asset value requires unit holder approval। और अगर हम रेगुलर लिस्टेड कंपनी के बारे में बात करें तो इट इज अकॉर्डिंग टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ व्हाट डेट अ कंपनी कैन टेक। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आया होगा, जहां पे हमने डेट के स्ट्रक्चर के बारे में सीखा, हम कैसे बाय एंड सेल कर सकते हैं रीट को, हमने ये सीखा क्या क्या की रेगुलेटरी जो रूल्स हैं वो हमने सीखा, और इससे पहले हमने सीखा कि एक लिस्टेड कंपनी से कैसे डिफरेंट है रीट। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच।